So good afternoon and welcome everyone to this live session. I am Jatin Verma. So we'll be doing the analysis of most important news articles from the Hindu newspaper for 25th of November 2019. आज काफ़ी अच्छे न्यूज़ आर्टिकल्स हिंदू में आए हैं. तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट और महाराष्ट्र में जो चल रहा है पॉलिटिक्स में फ्लोर टेस्ट प्ली, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र को क्या कहा है. देन नेशनल सैंपल सर्वे जो है हमारा, that debunks the स्वच्छ भारत open defecation free claims. तो जो ODF claims हैं that India is open defecation free country या फिर रूरल स्वच्छ भारत मिशन के जो टारगेट्स हैं वो अचीव कर लिए गए हैं, उस पे एक क्वेश्चन मार्क उठा रहा है सरकार का अपना सर्वे. विल बी टॉकिंग अबाउट दिस. देन हाई कोर्ट ने आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के ऊपर जोर डालने की बात कही है कि अगर हम स्ट्रिक्ट ज्यूरिडिकल अप्रोच से केसेस को रिजॉल्व करने की या बैकलॉग को क्लियर करने की कोशिश करेंगे तो उसमें काफी टाइम लगेगा. मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन शुड बी रिजॉर्टेड टू इन ऑर्डर टू क्लियर द बैकलॉग ऑफ केसेस. एंड देन उसके बाद ज्योग्राफी से रिलेटेड ये जो न्यूज आर्टिकल है कीन बेटवा रिवर इंटरलिंकिंग से रिलेटेड, इसको स्टडी करेंगे. देन आईएएस ऑफिसर्स का, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एक न्यू ऑफिसर कार्डर क्रिएट करने की बात कह रहा है अरुणाचल प्रदेश, जो कि एग्मुट स्टेट का एक पार्ट है. इसको स्टडी करेंगे. ये एग्मुट कार्डर क्या है, यूटी कार्डर जिसे हम बोलते हैं. नाउ यूपी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एलिंग सेंटर सेज इन लोकसभा. मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर टॉप अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट केसेस लिस्ट. यानी कि मणिपुर और जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा केसेस फाइल करे गए हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट केसेस लिस्ट में. प्रॉमिस ऑफ लिक्विडिटी, तो ये सब चीजें इसमें है. देन कमिंग हियर एडिटोरियल्स इन डेप्थ. द आर्टिकल सेज दैट एन इन डेप्थ रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट रूल्स ऑफ लेबर कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 रिवील्स that by proposing the concept of a floor wage which currently guarantees just rupees 178 per day, starvation wages will continue to exist and this government, like the ones preceding it, will not go beyond offering roti kapda and makan. तो ये अच्छा सा आर्टिकल है. सोशल इश्यूज या फिर हम ये कहें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे हमने क्या क्या अचीव किया है. राइट, लेबर कोड, as I have explained many a times, कि government is in the process of securing or providing some social security benefits to the workers in the light of gig economy, in the light of informal or you can say insecure jobs जो हमारी इकोनॉमी में बढ़ती जा रही हैं. गिग इकोनॉमी जैसे उबर ओला वर्कर्स हैं, जोमैटो, स्विगी. तो यहाँ पे क्या है, वर्कर्स जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में कभी भी हायर करे जा सकते हैं, कभी भी डी हायर करे जा सकते हैं. ऐसे केस में क्या अप्रोच होनी चाहिए थी सरकार की, मिनिमम वेजेस एक्ट या कुछ ऐसा होना चाहिए था, फ्लोर वेज होनी चाहिए थी या नहीं. एडिटोरियल इज गुड, तो यू कैन गो फॉर दिस एडिटोरियल. ब्रोकन प्रॉमिस ऑफ अ डिसेंट एंड फेयर वेज. देन this article argues that Babri Masjid is not just a land dispute as atheists and material philosophers would love to imagine. It is an assertion of the faith, a tussle between some Muslims who see themselves as rightful owners of the land and some Hindus who see Muslims as migrants, invaders and foreigners. Then coming to this, the article says that the proposed merger of ITBP, Indo-Tibetan Border Police Force, with Assam Rifles is a step in the wrong direction. क्योंकि ITBP का रोल अलग है और असम राइफल्स का रोल जो इन्होंने एक नीश कार्व आउट किया है बॉर्डर सिक्योरिटी में, दोनों फोर्सेस ने अपने अपने डोमेन में, उसको हम नेगेट कर देंगे अगर इन दोनों फोर्सेस को मर्ज किया जाता है. अब राइटर यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि एक मोर वायबल ऑल्टरनेटिव फॉर द होम मिनिस्ट्री वुड बी टू लुक इनवर्ड्स एंड मर्ज ITBP विद सशस्त्र सीमा बल, SSB के साथ में इसे मर्ज किया जाए ITBP को. ITBP हमने देखा है कि कई रीजनल सेंटर्स भी हैं ITBP के, काफी अच्छा रोल प्ले करते आ रही है ITBP. तो ये हमारे जो GS मेंस पेपर 3 का भी एक टॉपिक है, सिक्योरिटी फोर्सेस, GS पेपर 2 में भी मेंशन है इसका. तो उसके लिए ये आर्टिकल रेलेवेंट है. शुड दीज फोर्सेस बी मर्ज टुगेदर. और प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया ईयरबुक टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि ITBP कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, सशस्त्र सीमा बल कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, एंड दिस पर्टिकुलर बॉडी जो आपकी और फोर्सेस हैं असम राइफल्स, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, डिफेंस मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लाइकवाइज. ओके, यू हैव टू स्टडी. देन कमिंग हियर
data point, Vodafone Idea and Airtel posted the highest ever quarterly losses in quarter 2 financial year 20. The losses can be attributed to the provisions made after the Supreme Court judgment in October, which changed the definition of adjusted gross revenue. The ruling has come as a double whammy as their revenues were already dwindling. तो हमने ये स्टडी किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसमें हम इंटरकनेक्शन यूसेज चार्जेस और वो सब की बात करते हैं, तो क्या वो जजमेंट इज दैट जजमेंट वेल टाइम्ड और नॉट, क्या वो जजमेंट सही टाइम पे है या नहीं. तो लॉसेज ऑफ वोडाफोन आइडिया एंड एयरटेल इन द लेटेस्ट क्वार्टर टुगेदर अमाउंटेड टू 740,675 million rupees, while Reliance Jio continue to post profits. तो अब Reliance Jio फाइनली प्रॉफिट्स पोस्ट करना शुरू कर रहा है. तो हमने ये भी स्टडी किया था कि क्या जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की डेफिनेशन का फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, क्या वो एडजस्टेड ग्रॉस डेफिनेशन का फॉर्मूला सही है इस टाइम पे जो गुडविल या फिर जो प्रमोशनल एक्सपेंडिचर किया जाता है एयरटेल या वोडाफोन या ऐसी कंपनीज, टेलीकॉम कंपनीज द्वारा, क्या वो प्रॉफिट शेयरिंग में सरकार को यदि प्रॉफिट का 40% या 50% शेयर देना है, तो क्या वो प्रमोशनल एक्सपेंडिचर इस 40% शेयर में से 2400 करोड़ रुपीस माइनस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए. ये एक मूड क्वेश्चन था. सिंस जियो's inception in 2016, both data usage and call time increased substantially due to the very low tariff charged by the company. Many subscribers moved to Jio from Vodafone Idea and Airtel. तो ये जियो का जो हम एक कहते हैं कि फ्लोर रेट होना चाहिए कि जियो को जितनी कॉस्ट पड़ रही है सर्विसेज की वो कॉस्ट चार्ज करनी चाहिए. लेकिन जियो अगर बिलो कॉस्ट प्राइसिंग रख रहा है, जिसे हम कहते हैं कि प्रीडेटरी प्राइसिंग, तो प्रीडेटरी प्राइसिंग के चलते इंपैक्ट ये आ रहा है कि बाकी कंपनीज इस वजह से लॉस में है. तो TRAI को काफी बार ये पेटिशन भी किया गया है बाकी कंपनीज द्वारा कि जियो को ये प्रीडेटरी प्राइसिंग ना करने दी जाए. So despite exponential rise in the subscribers and consequently in data and call usage, companies' revenues from those services dropped because both Airtel and Vodafone Idea reduced their tariffs to arrest the customer outflow to Jio. तो जो लोग पोर्टेबिलिटी का यूज करके जो नंबर पोर्ट करवा रहे हैं फ्रॉम एयरटेल और वोडाफोन टू जियो, उनको रोकने के लिए कोशिश करी जा रही है. राइट नाउ कमिंग हियर, फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, floor test plea. Supreme Court wants governor's order and the Maharashtra would-be chief minister Mr. Fadnavis letter. Supreme Court ने ये कहा कि जब तक एक जो plea आई है कि plea for ordering a floor test in the Maharashtra, Supreme Court put on hold a plea for ordering a floor test in Maharashtra Assembly till the Supreme Court examined the records that might shed light on what led the governor of Maharashtra to invite BJP leader Mr. Devendra Fadnavis to form the government and later swear him in as the chief minister on November 23. तो 3 judge bench of Supreme Court ने ये कहा है Solicitor General को in his capacity as the center's law officer to place on record before the Supreme Court on November 25 the letter of Mr. Fadnavis to the governor of Maharashtra staking claim to form the government. मतलब क्या नंबर्स हैं, जबकि बीजेपी को हमने देखा कि बीच में जो भी चल रहा था कि शिवसेना वुड नॉट बी सपोर्टिंग बीजेपी, उसके बाद ऐसा क्या पॉलिटिकल डायनामिक्स अराइज हुए कि द गवर्नर हैज गिवन द चांस टू मिस्टर फडणवीस. तो फ्लोर टेस्ट क्या होता है? फ्लोर टेस्ट इज प्राइमरीली टेकन टू नो वेदर द एग्जीक्यूटिव, वेदर अ पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी enjoys the confidence of the legislature or not. It is a constitutional mechanism under which a chief minister appointed by the governor can be asked to prove majority on the floor of the legislative assembly of the state. Right? As per the constitution, the chief minister is appointed by the governor of the state. When a single party secures the majority in the majority of seats, अगर मान लो कि महाराष्ट्र में 100 सीट्स हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 100 में से यदि किसी रूलिंग पॉलिटिकल या फिर किसी पार्टी के पास में 51 सीट्स आती हैं, तो उस पार्टी के लीडर को लीडर ऑफ द हाउस चुन के उनको मौका दिया जाता है कि आप अपनी फेवर में 51 MLAs का सपोर्ट लेके आए, तभी आपको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा. तो इसके लिए हम देखते हैं कि फ्लोर टेस्ट या फिर इसको मेजॉरिटी टेस्ट हम करते हैं कि कॉन्फिडेंस मोशन के वे से इसको लाया जाता है. इन केस द मेजॉरिटी इज क्वेश्चन्ड, द लीडर ऑफ द पार्टी विच
claims majority has to move a vote of confidence and prove the majority among those present and voting. तो नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार की मिड ऑफ द टर्म भी लाया जा सकता है, जबकि वोट्स इलेक्शंस ऑलरेडी कंक्लूड हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है, और बीच में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ला सकती हैं. लेकिन ये जो बात हो रही है ये फ्लोर टेस्ट की हो रही है. जब इलेक्शंस कंक्लूड होते हैं इमीडिएटली आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द इलेक्शंस ये करवाया जाता है, राइट? तो दिस इज देयर. नाउ व्हाट इज अ composite floor test? This is another test. There is another test, composite floor test, which is conducted only when more than one person stakes claim to form the government. When the majority is not clear, the government might call for a special session to see who has the majority. Majority is counted based on those present and voting. This can also be done through a voice vote. A's and जो लोग yes कह रहे हैं या फिर जो लोग नो कह रहे हैं, अगर yes वाली वॉइस स्पीकर को ज्यादा सुनाई देती है तो फिर ये मान लिया जाएगा कि कॉन्फिडेंस, द चीफ मिनिस्टर हैज गॉट द कॉन्फिडेंस ऑफ द majority of the number of MLAs in the house, where the members can respond orally or through a division voting. Some legislators may be absent or choose not to vote. In division voting, voting can be done through electronic gadgets, ballots or slips. The person who has the majority will form the government. In case of tie, the speaker can also cast his vote. Ordinarily, the speaker will not cast his vote. अगर ऐसा होता है कि 100 MLAs हैं including one speaker, speaker need not resign or speaker cannot resign from the position of MLA. अगर ऐसा होता है कि 50-50 हो रहा है, 101 MLAs हैं, 50 on the side of no and 50 on the side of yes. 50 लोग ये 50 MLAs ये चाह रहे हैं कि a person should become the chief minister and 50 are opposing a person, right? So in that case, speaker, when there is a division, equal division of votes, तब speaker casting vote, one vote जो उनका है वो या तो yes वाली साइड पे या no वाली साइड पे कास्ट कर सकते हैं. फर्स्ट प्लेस में, in the first place, speaker cannot cast his vote. Governor's discretion. When no party gets a clear majority, as happening in Maharashtra, governor can use his discretion in the selection of chief ministerial candidate to prove the majority as soon as possible. तो ये composite floor test और ये सारी चीजें हमने यहाँ पे important हो जाती हैं, क्योंकि गवर्नर का overall institution of governor, office of governor is important for prelims 2020 as well as mains 2020. Politicization of office of governor and cooperative federalism in the era of competitive politics, right? NSO survey debunks Swachh Bharat ODF claims. Latest National Statistical Office survey on sanitation debunked the claims of an open defecation free or ODF India made by made by center's flagship Swachh Bharat scheme, although it did record great progress in toilet access and use in rural areas. The results showed that about 71% of the rural households had access to toilets at a time when the center was claiming 95% had access. तो center ये कह रहा है कि open defecation free हो चुका है इंडिया, 95% of the households have got access to toilets. लेकिन गवर्नमेंट का अपना सर्वे, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस सर्वे, ये कह रहा है कि 71% ऑफ द रूरल हाउसहोल्ड्स ओनली हैड एक्सेस. On October 2, 2019, Prime Minister Narendra Modi declared that the whole country was ODF, open defecation free, with complete access to toilets. The survey was carried out between July and December 2018. तो ये हो सकता है कि दिसंबर के बाद ही एकदम से सारे टॉयलेट्स बन गए हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? लेकिन क्लेम जो है गवर्नमेंट का ही सर्वे से चैलेंज कर रहा है, तो दैट मीन्स स्टिल देयर इज सम वे टू ट्रैवल, देयर इज सम वे टू गो in order for us to claim that we are an open defecation free country. Large states which had, वैसे तो बोला जाता है कि अगर ये इस बात की पुष्टि करनी हो कि हम open defecation free हैं या नहीं, या फिर टॉयलेट्स बने हैं या नहीं, तो सुबह 7 बजे वाली कोई भी ट्रेन पकड़ लो तो पता लग जाएगा लेफ्ट साइड और राइट साइड पे कि हम ओपन डिफिकेशन फ्री कंट्री हैं या नहीं. बात थोड़ी सीरियस है, इसको लाइटली मत लेना. Large states which had been declared ODF, that is 100% access to toilets and 100% usage, even before the survey began,
included Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Rajasthan. Others which were declared ODF during the survey included Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh and Tamil Nadu. Right? तो ये सारी states ने ये जो है claim करा है कि these states are having 100% access to toilets. अब यहाँ पे एक बात और निकल के आती है कि पाइप्ड वाटर सप्लाई टॉयलेट्स में नहीं है. दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि अगर पाइप्ड वाटर सप्लाई टॉयलेट्स में नहीं है तो ये कितने टाइम तक सस्टेनेबल है. ट्विन पिट सिस्टम से टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं. कुछ कुछ चीजें इसकी ड्यूरेबिलिटी पे क्वेश्चन उठाती हैं. वो बात ठीक है कि मतलब हम इसको क्रिटिसाइज करना चाहें तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि पाइप्ड वाटर सप्लाई नहीं है तो टॉयलेट्स कब तक क्लीन रहेंगे या फिर मैनुअल स्कैवेंजिंग कैसे इरेडिकेट करी जाएगी. ट्विन पिट सिस्टम टॉयलेट्स हैं, देन ऑल्सो उन गटर्स को, उन ड्रेनेज बेसिन्स को कैसे क्लीन किया जाएगा. और आगे हमारे यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है. अगर हम सारे रूरल एरियाज का वेस्ट एक जगह पे कलेक्ट भी करें, ड्रेनेज अगर कोई जैसे हम देखते हैं कि टियर 2 टियर 3 सिटीज के आसपास जो ड्रेनेज जो बहुत बड़े बड़े ड्रेन्स हैं उनको क्लीन करने का कोई यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं है, विच इज अनदर काइंड ऑफ इन्विटेशन टू डिजीजेज एंड एपिडेमिक्स. राइट, तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि अभी एक फाउंडेशन एक लेवल पे हमने ये अचीव किया है. एटलीस्ट वी हैव गॉट दी टॉयलेट्स आ जाने के बाद वाटर सप्लाई would be spread across the nation, right? So this is there. Now Swachh Sarvekshan 2018 total marks 4000 and Swachh Sarvekshan 2019 total marks 5000. अब इसमें क्या क्या चीजें हैं? सर्विस लेवल प्रोग्रेस 35%, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन यानी कि किसी एक विलेज को ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर करने से पहले जो वहाँ के वीडीओज हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स या जो भी ब्यूरोक्रेसी है, उनको ये सब चीजें जो है संज्ञान में लेनी होती हैं. इस 4000 मार्क्स को कुछ इस वे से एलोकेट करना होता है. सिटीजन फीडबैक को 35% मार्क्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन 30% मार्क्स, सर्विस लेवल प्रोग्रेस 35%. राइट, तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन 1250 मार्क्स. अब वाला जो सर्वे है 2019 का, इसमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के मार्क्स कम, देन सिटीजन फीडबैक 25%, इसके भी कम, सर्विस लेवल प्रोग्रेस. एंड इसको एक न्यू कैटेगरी ऐड किया गया, सर्टिफिकेशन. 20% मार्क्स टू बी गिवन टू स्टार रेटिंग, 5% टू ODF this -1, then ODF 2 dashes. राइट, तो इसको हम स्टडी करेंगे डिटेल में. देन कमिंग हियर टॉप 10 क्लीनेस्ट स्टेट्स, जैसा हमने देखा फर्स्ट वन इज छत्तीसगढ़, देन उसके बाद झारखंड. राइट, तो लाइकवाइज महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद गुजरात, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश. लाइकवाइज यू कैन मेमोराइज देयर नेम्स एज वेल. एटलीस्ट द फर्स्ट 5 नेम्स आर इंपॉर्टेंट हियर. Then coming here, according to NSO, almost 42% of the rural households in Jharkhand had no access to toilets at that time. In Tamil Nadu, the gap was 37%, followed by 34% in Rajasthan. In Gujarat, which was one of the earliest states to be declared as open defecation free back in October 2017, almost a quarter of all the rural households had no toilet access. NSO data ये बताता है. राइट, तो other major states listed also had significant gaps. Karnataka, for example, had a gap of 30%, Madhya Pradesh 29%. So the 71% access to toilets was still a significant improvement over the situation during the last survey period. तो जब हम कोई आंसर लिख रहे हैं, since we are appearing for a government exam, we have to show the critical side of a particular government program. Nonetheless, while concluding, we have to conclude this way. अब CAG की रिपोर्ट ने भी इसका क्रिटिसिज्म किया था 2017 में कि जो टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं वो ड्राई टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं, और जो ओपन डिफिकेशन टैग है, ओपन डिफिकेशन फ्री टैग, वो उसका कुछ सर्टिफिकेशन या कुछ ऑथेंटिक उसे नहीं माना जा रहा. ओपन डिफिकेशन फ्री टैग ब्यूरोक्रेसी अपनी अचीवमेंट के लिए इसे दे देती है, लेकिन ये वाकई ही विलेजेस ओपन डिफिकेशन फ्री शायद नहीं है. Only 3.5% of those with toilet access in India, rural India, said they never use them. तो हम देखते हैं कि विलेजेस में कच्चा हाउसेज होते हैं, नॉन सीमेंटेड हाउसेज जो हैं, वहाँ पे अगर आप एक सीमेंटेड टॉयलेट बनाते हो तो वो लोग उस टॉयलेट को यूज करने के बजाय उसको ग्रेनरी बना देते हैं, यानी कि वीट और कुछ चीजें जो बारिश में गीली ना हो जाएं उनको स्टोर करने के लिए स्टोर हाउस यूज किया जाता है. रूरल एरियाज में ऐसा भी पाया गया है. राइट, तो ये सारी चीजें बिहेवियरल चेंज लेके आना सरकार के लिए भी मुश्किल है, बट एक अच्छा हमने यहाँ पे गवर्नमेंट ने
एक इनिशिएटिव लिया है, तो ग्रेजुअली द यूसेज ऑफ दीज टॉयलेट्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर स्वच्छ भारत मिशन विल पिक अप. नाउ practice questions for you. Enumerate the social, environmental and economic gains of sanitation for all. Economic gains क्या हो सकते हैं? WHO ने, वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है, अकॉर्डिंग टू WHO स्टडीज, अगर इंडिया में सैनिटेशन इंप्रूव होता है, वेस्ट ट्रीटमेंट इंप्रूव होता है, तो इंडिया का जीडीपी 3 to 5% इंक्रीज हो सकता है. कैसे होगा? इसके बीच में कोरिलेशन, तीनों चीजों के बीच में आपको बैठाना है, और आंसर जो है आप मेल कर सकते हो. यू कैन रीच आउट टू मी ऑन फेसबुक एज वेल. There are groups by me. You can search for my name on Facebook, और studiousjatin@gmail.com पे भी आप आंसर लिख के भेज सकते हो. Construction of toilets is only one part of the solution for a clean India. Elaborate. What is the second part? What is the third part? Second part is usage को improve करना. Third part is waste treatment capacity कहाँ पे है? वेस्ट ट्रीटमेंट कैसे होगा? क्या हमारी अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटीज, रूरल लोकल बॉडीज एम्पावर्ड है? अब आते हैं इस न्यूज पे. माफ कीजिएगा, आई एम नॉट वेल दीज डेज. सो हाई कोर्ट लेज स्ट्रेस ऑन मीडिएशन टू रिड्यूस बैकलॉग ऑफ केसेस. With the number of pending litigations before it touched 2.29 lakh, the Calcutta High Court is stressing on alternative dispute redressal mechanisms like mediation to reduce the backlog. The High Court is encouraging litigants involved in various disputes, from commercial disputes, matrimonial issues, they should go for mediation to resolve their differences instead of fighting their cases in the courts that may take a long time before any outcome is reached. तो अब कोर्ट ये कह रहा है कि मीडिएशन यानी कि आपस में मिल बांट के या फिर साथ बैठ के फैसला निकाला जाए, ना कि कोर्ट कचहरी के थ्रू. तो यहाँ पे ये होता है कि जो हम एक वे से अगर इसका हम नेगेटिव साइड देखें, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन are very efficacious or very effective or cost effective ways of justice in those countries where the gap between rich and poor is not too wide, where the gap of knowledge, where the knowledge gap, awareness about fundamental rights, awareness about legal rights, the gap between awareness about legal rights is not too high. तो वहां पे ये देखा गया है कि ये चीजें हैं, राइट, कि आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन को अच्छे से यूज किया जाता है. लेकिन हमारे यहाँ पे ऑलरेडी अ स्ट्रैटा ऑफ आवर सोसाइटी इज इलिटरेट. एक तरफ ट्राइबल्स हैं, दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं. एक तरफ रिच जमींदार है, दूसरी तरफ पुअर जमींदार है. तो ऐसी सेटिंग में, ऐसे कॉन्टेक्स्ट में, यदि कोर्ट ये कह रहा है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ो, आपस में फैसला ढूंढ लो, तो कहीं ना कहीं कोर्ट ये कह रहा है या हमारा जुडिशियल सिस्टम ये कह रहा है कि हमसे ना हो पाएगा. There is a state of, in the refined words now, there is a state of kind of judicial emergency that is going on in our country. Our constitution makers, with due respect, they had envisaged national emergency, financial emergency, but ये judicial emergency की जहाँ पे backlog of cases इतना ज़्यादा है कि that a culture of lawlessness, in the words of second ARC, एक lawlessness का culture जो है फैलते चले जा रहा है. जैसा हम statement सुनते हैं कि क्या कर लोगे कोर्ट में जाके, 10 साल लग जाएंगे फैसला आने में. काइंड ऑफ दिस स्टेटमेंट इज एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच पीपल फॉर सकम्बिंग और फॉर प्रेशराइजिंग द पुअर पीपल, बी इट इन डाउरी केसेस, बी इट इन लैंड डिस्प्यूट केसेस, बी इट इन लेबर एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स केसेस. तो अगर ये चीज हम देखें इंडिया में, हमारे यहाँ पे इसके लिए कुछ कुछ चीजें करी गई हैं, पैरा लीगल एडवाइजर्स और ये सब किया जा रहा है कि इनको हेल्प मिल सके. कुछ कुछ एनजीओज भी इस वे में अच्छा काम कर रही हैं अवेयरनेस लेके आने में. हम ये गलत नहीं कह सकते कि आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट के चलते लोक अदालत या फिर और मीन से जस्टिस लेके आना चाहिए, क्योंकि जस्टिस एक इल्यूसिव टर्म है. हम जस्टिस को डिफाइन नहीं कर सकते. हम ये कह सकते हैं कि लॉ को हम फिर भी डिफाइन कर लेंगे कि ठीक है कानून है या कुछ, बट स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ जस्टिस जरूरी नहीं कि कोर्ट से भी हो पाए. बट एज दे से दैट जस्टिस should not only be done, it should also be perceived to have been done, कि इंसाफ लगना भी चाहिए कि इंसाफ हुआ है. तो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन में ये लगेगा तो सही कि इंसाफ हुआ है, लेकिन अगर सेंस ऑफ इनजस्टिस प्रिवेल करेगा तो वो कल को एक जाइजेंटिक प्रॉब्लम भी हमारी कंट्री के लिए हो सकता है. बट हमें इसकी फेवर में लिखना है कि आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट ये 1996 से है यहाँ पे,
सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स थ्रू मीडिएशन एज अ लीगल सैंक्शन, मतलब लीगल सैंक्शन मीडिएशन को मिलती है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट से. इट हैज नॉट बीन क्वाइट पॉपुलर अमंग द पीपल मेनली ओइंग टू अ लैक ऑफ नॉलेज अबाउट इट. तो इसको प्रोपेगेट नहीं किया गया है अच्छे से. लेकिन अगर हाई कोर्ट्स इसे प्रोपेगेट करना चाहते हैं तो कुछ एक बजट होना चाहिए हाई कोर्ट्स का, जुडिशरी का, कि इस आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन में पैरालीगल एडवाइजर्स जो लोगों में जागरूकता फैलाएंगे उनके कानूनी अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की, ये होना जरूरी है. Raising awareness, to raise awareness among people, Mediation and Conciliation Committee of the High Court organized a 4-day workshop from November 15 in association with the Foundation for Sustainable Rule of Law Initiatives of the US and Camp Arbitration and Mediation Practices of Bengaluru. The program was aimed at augmenting the process of mediation across West Bengal and Andaman and Nicobar and bringing down the ever-increasing pile of pending cases in different courts within this region, Justice Tandon said. Alternative dispute redressal mechanisms, ADR is a mechanism of dispute resolution that is non-adversarial. Non-adversarial ये होता है कि अगर adversarial system है हमारे कानून का, adversarial system क्या है कि अगर मेरे साथ इंसाफ होना है तो दूसरे को उसकी चोट पहुंचनी जरूरी है. Other person should feel the brunt of justice being done for me or justice being done to me. यानी कि अगर adversarial system approach हम देखते हैं तो उसमें an eye for an eye, आंख के बदले आंख निकालना जरूरी हो जाता है, राइट. लेकिन अगर हम ADR का एक एडवांटेज देखें तो नॉन एडवर्सरियल होता है, दैट इज वर्किंग टुगेदर कोऑपरेटिवली टू रीच द बेस्ट रेजोल्यूशन फॉर एवरीवन, right. ADR can be instrumental in reducing the burden of litigation on courts while delivering a well-rounded and satisfying experience for the parties involved. It provides the opportunity to expand the pie through creative collaborative bargaining and fulfill the interest deriving their demands. Fulfill the interests, क्या मोटिव है एक डिमांड के पीछे. CJI, फॉर्मर CJI जस्टिस JS कहर ने ये कहा था 2016 में दैट अयोध्या जैसी डिस्प्यूट भी स्ट्रिक्ट जुरिडिकल या स्ट्रिक्ट जुडिशियल अप्रोच से, कोर्ट कचहरी की अप्रोच से नहीं रिजॉल्व की जा सकेगी. इट वुड बी बेटर इफ यू रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट थ्रू आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन. आर्बिट्रेशन एक अच्छा मैकेनिज्म है बट इसकी एक लिमिटेशन है क्योंकि एक पार्टी को हमेशा लगेगा कि उनके साथ जस्टिस ठीक से नहीं हुआ. आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन, ये ADR is generally classified into the following types. Now coming here, arbitration, the dispute is submitted to an arbitral tribunal which makes a decision, that is an award, on the dispute that is mostly binding on the parties. It is less formal than a trial and the rules of evidence are often relaxed. Generally, there is no right to appeal an arbitrator's decision. Except for some interim measures, there is very little scope for judicial intervention in the arbitration process. Likewise, conciliation भी I have explained here. Just give it a reading and it is self-explanatory. You would be able to make sense out of it. Mediation and negotiation भी यहाँ पे explained है. Now, center nudging, center persuading Madhya Pradesh and Uttar Pradesh on Keen-Betwa river interlinking project. As we keep on talking about receding water level, groundwater level or declining groundwater level every year, नीति आयोग रिपोर्ट और ये सब वेसेस, इन सब वेज से हम इसे हाईलाइट करते रहते हैं. तो व्हाट आर दी अप्रोचेस टू वाटर कंजर्वेशन? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, लिमिटेड एफिकेसी है इसकी. फिर वाटर कंजर्वेशन, रीयूज, रिसाइकल एंड रिड्यूस, RRR अप्रोच, हम इसकी भी बात करते हैं. जो सबसे बड़ा सस्टेनेबल वे है, हम एक तरफ तो पानी को बचाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम इधर देखें ब्रह्मपुत्रा एंड इस तरफ हम देखें अरेबियन सी में हमारी काफी रिवर्स जो है पानी जो है हम ओशन में जाने देते हैं. तो इस रिवर वाटर इंटरलिंकिंग से ये होगा, जो कोसी रिवर में हर साल फ्लड्स आती हैं, तो अगर रिवर इंटरलिंकिंग रहेगा तो इस रिवर के पानी को जो ओवरफ्लो है उसको डाइवर्ट किया जा सकता है. फ्लडिंग और जो ड्राउट का फिनोमिना है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें, इसके लिए ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, जो ड्यूरेबल सॉल्यूशन है इसका, वो यही है कि हम रिवर इंटरलिंकिंग पे फोकस करें. कुछ इसी दिशा में ये कदम. दिस प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग सरप्लस वाटर फ्रॉम कीन रिवर इन मध्य प्रदेश टू द बेटवा रिवर इन उत्तर प्रदेश एंड इरिगेट 3.64 लाख हेक्टेयर्स इन द बुंदेलखंड रीजन ऑफ दीज टू स्टेट्स. बुंदेलखंड एक बैकवर्ड रीजन है लार्जली बिकॉज ऑफ द
water scarcity. The rupees 18,000 crore project has been mired in several controversies. The most recent one is a disagreement between the states on the share of water. तो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का ये मैप है. आपको क्या क्या याद करना है? पार्वती कहाँ से जाती है, राइट? बेटवा जो रिवर है, कीन बेटवा लिंक कहाँ पे जो बनाने की बात करी जा रही है, ये सारी चीज़ें. महोबा, देन बंदा रिवर, राइट, देन पन्ना, ये सारी रिवर्स आपको याद होनी चाहिए. सतना कहाँ पे है? सतना डिस्ट्रिक्ट. ये सारी चीज़ें. कन्वर्जेंस कहाँ पे है? कॉन्फ्लुएंस कहाँ पे है इन रिवर्स का? ऑल दीज दिस मैप स्टडी नीड्स टू बी डन बाय यू गाइज. देन इसी के साथ साथ अगर हम एक रिलेटेड टॉपिक देखें, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956, राइट? इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956, इसकी एफिकेसी क्या है? आर्टिकल 262. प्रीलिम्स के लिए ये जरूरी है कि वाटर डिस्प्यूट्स जो इंक्रीज होती जा रही हैं स्टेट्स के लिए, अगर हम इसका 360 डिग्री एनालिसिस देखें, देन इसी के साथ साथ हमें ये देखना होगा कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका कोई ड्राफ्ट बिल पेंडिंग है, उस ड्राफ्ट बिल में क्या अप्रोच है, हम रिवर वाटर डिस्प्यूट्स को टाइम बाउंड मैनर में क्यों रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं. Then vigorous efforts have been made by the central government for generating consensus between the concerned states. Other than differences between the states, there are outstanding environmental obstructions too. This project involves building a 77-meter tall and 2-kilometer wide Dhodhan Dam and a 230-kilometer canal. No longer valid, while there is a 2005 agreement between the two states, UP and MP, on how the water would be shared. Madhya Pradesh says these assumptions are no longer valid and the only way to meet the increased water requirements would be to increase local management projects. The Kotha Barrage, Lower Ore and Bina complex that were envisaged in the second phase of the project in the first phase. Snippet for prelims: Keen and Betwa rivers originate in MP and are the tributaries of Yamuna. Keen meets with Yamuna in Banda district of UP and with Betwa in Hamirpur district of UP. Rajghat, Paricha and this Matatila dams are over the Betwa river. Which of the following dams are over the Betwa river? So Rajghat, Paricha and Matatila, right? Keen river passes through Panna Tiger Reserve. तो ये सारे इनके नाम और ये सब थोड़ा सा इसे याद कर लेना. मानस, संकोच, तीस्ता, गंगा लिंक्स जो है इसमें इंटर रिवर बेसिन्स ट्रांसफर लिंक्स जो प्रपोज हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे है. जस्ट पे अ क्लोज अटेंशन टू दिस थिंग और दिस पीडीएफ वुड बी शेयर्ड विद यू गाइज. नाउ कमिंग हियर, अरुणाचल सीक्स न्यू ऑफिसर कार्डर. अगमुट कार्डर में अरुणाचल प्रदेश आता है. अरुणाचल प्रदेश को जो आईएएस ऑफिसर्स एलोकेट करे जाते हैं वो एगमुट कार्डर से किए जाते हैं. असम, गोवा, मिजोरम क्योंकि छोटी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज लाइक दिल्ली, चंडीगढ़, इनको क्या किया जाता है कि जो आईएएस ऑफिसर्स सिलेक्ट होते हैं उनको एगमुट कार्डर में ट्रांसफर किया जाता है. आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स, तो उस कार्डर के ऑफिसर्स अगर आज दिल्ली में पोस्टेड हैं तो कल को उनको अरुणाचल में पोस्टिंग दी जा सकती है. So this is how it works. Now, Arunachal Pradesh became a state in 1987 and since then the dynamics have changed quite a lot. There is no institutional memory as the officers are transferred. Institutional memory क्या है कि अगर मैं अरुणाचल प्रदेश का आईएएस ऑफिसर हूँ, अगर मेरी पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट से किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है तो द चीफ सेक्रेटरी और द न्यूली अपॉइंटेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर in that district where I was posted earlier, he can telephonically contact me and seek the information from me, even though that information is there in files, but एक continuous link बना रहता है. लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर अरुणाचल प्रदेश के आईएएस ऑफिसर चंडीगढ़ में ट्रांसफर हो जाएंगे या पुलिस ऑफिसर जो है यूटी में, दिल्ली में ट्रांसफर हो जाएंगे तो उनसे कॉन्टैक्ट करना इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं रहता. he would not be listening because he would be preoccupied with his responsibilities in Delhi या फिर किसी और यूनियन टेरिटरी में जहाँ पे उनकी ट्रांसफर हुई है. तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश ये कह रहा है कि उनके लिए एक अलग आईएएस ऑफिसर्स का कार्डर बनाया जाए. पॉलिटिकल पार्टीज एंटर ऑफिस एंड गो आउट, बट एक परमानेंट सर्विस ब्यूरोक्रेसी जो है अगर वो एक डेडिकेटेड स्टेट के लिए रहेगी, एक पूरा उनका कार्डर रहेगा तो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बेटर हो जाएगी. अकॉर्डिंग टू यूनियन होम मिनिस्ट्री, द कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ अगमुट, the sanctioned strength of IAS officers to be posted in Arunachal Pradesh is 42 and of IPS officers it is 35. तो होम मिनिस्ट्री का ये कहना है कि इतने छोटे नंबर के लिए
स्पेशल कोई आईएएस का कार्डर अगमुट बनाना कोई ज़्यादा ज़रूरत की बात नहीं है, इसीलिए इसको कंबाइंड कार्डर के वैसे ही कंट्रोल किया जाता है अगमुट कार्डर के नाम से. नाउ कमिंग हियर, व्हाट इज अ कार्डर? कार्डर रेफर्स टू अ स्टेट और अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स टू विच एन ऑफिसर ऑफ एन ऑल इंडिया सर्विस लाइक आईएएस और आईपीएस में बी पोस्टेड. तो कार्डराइजेशन ये कहा जाता है कि इसमें डिवीजन होता है. आईएएस ऑफिसर्स को अगर हम एक कार्डर एलोकेट करते हैं, ये कहा जाता है लेट देयर बी ओनली वन कार्डर फॉर ऑल दी आईएएस ऑफिसर्स. अगर कोई आईएएस ऑफिसर आज पंजाब में पोस्टेड है, नॉर्थ इंडिया में पोस्टेड है, तो उनको कल को तमिलनाडु या केरला में भी पोस्ट किया जा सकता है. स्टेट स्पेसिफिक कार्डर एलोकेट करने से क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पे स्टेट ओरिएंटेशन आईएएस ऑफिसर्स का बढ़ते चले जाता है, यानी कि जो ऑल इंडिया सर्विस है उसका पर्पस डिफीट हो जाता है. ऑल इंडिया सर्विस वो कार्डराइजेशन होने की वजह से कुछ इस तरह डिवाइड हो जाता है, तो ये डिवाइड नहीं होने देना चाहिए. ये एक स्कूल ऑफ थॉट का कहना है, कुछ थिंकर्स का ये भी कहना है. तो what is the new method of cadre allocation for the IAS officers? The existing 26 cadres of all India services, the IAS, the IPS and IFS have been divided into 5 zones as per the new cadre allocation policy 2017. Under the new policy, candidates can only select one cadre from a zone as their first choice. Their second, third, fourth and fifth choices have to be from a different zone. For example, if the first preference of a candidate is UP, then he cannot select Bihar, Jharkhand or Odisha as the second choice. Other cadres in zone 2. Right? तो ये सब चीजें हैं. UP Primary Health Centers ailing center says in Lok Sabha. Facing a shortfall of 2277 doctors, Uttar Pradesh Primary Health Centers have worst patient to doctor ratio. हम ना तो जैपनीज एंसेफेलाइटिस या फिर ना ही कोई और डिजीज की यहाँ पे बात कर रहे हैं. ओवरऑल जनरल पेशेंट डॉक्टर रेशो यूपी का कम है, विद 942 ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वर्किंग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, रेगुलर वाटर सप्लाई और ऑल वेदर मोटरेबल अप्रोच रोड्स. द स्टेट्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैव द वर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री. तो हम रोमियो गैंग की बात तो करते ही हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स की भी बात चल रही है, राइट. तो हम यूपी में ये सुनते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर पे इंपॉर्टेंस दी जा रही है, लेकिन हॉस्पिटल्स और ये सब बुनियादी चीज़ों पे भी बात होनी चाहिए. द फिगर्स वर रिपील्ड इन अ रिप्लाई गिवन बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री इन द लोक सभा अर्लियर दिस वीक ऑन अ क्वेश्चन ऑफ शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स एंड द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स. द स्टेट्स दैट हैव शोन पुअर प्राइमरी हेल्थ सेंटर रेटिंग्स इंक्लूड छत्तीसगढ़, Odisha, Karnataka and Bihar. These show that Rural Health Statistics 2018 quoted by the ministry. The data notes that while Uttar Pradesh requires 3600 odd doctors for its primary health centers, the backbone of the health delivery, it has only 1350 doctors, showing a deficit of around 2200 doctors. Though the sanctioned strength is 4500, there are only 3165 vacancies. उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर काफ़ी हार्ड वर्किंग है, बताया जाता है सुबह 4 बजे उठते हैं, राइट. लेकिन डॉक्टर्स की नियुक्ति पे फोकस ज़रूरी है. रोमियो गैंग और ये सब बहुत कुछ हो चुका है ऑलरेडी. अब बात यहाँ पे अगर करें तो जब तक डॉक्टर्स नहीं होंगे, दिक्कत क्या है यहाँ पे कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पैरामेडिकल फॉर्म में है. अगर ग्राउंड लेवल पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स नहीं होते तो जो हमारे सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स हैं उन पे बर्डन आने लगता है, लाइक दिस. अगर सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स नहीं है तो जो हमारे स्पेशलाइज्ड हेल्थ सेंटर्स हैं, पीजीआई, एमईआर या पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च या एम्स, उन पे बर्डन स्पिल ओवर हो जाता है. तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे हमारे यहाँ पे बात नहीं करी जाती, क्योंकि अगर किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर की रिबन कटाई या इनॉग्रेशन होता है उस पर कोई फोकस नहीं होता. फोकस होता है कि एम्स बनवाएंगे, हम एम्स बनवाएंगे. पॉलिटिशियंस, सरकारें ये वादा करती हैं कि हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लेके आएंगे. फिर उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि हम देखते हैं कि दिल्ली के एम्स के बाहर क्यू कुछ ऐसे लगी है कि जैसे मतलब कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा नंबर आने में, पेशेंट कब डॉक्टर से मिल पाएगा. ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए तो टीबी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बन के सेकेंडरी हेल्थ सेंटर पे नहीं आएगी. एमडीआर टीबी की प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज नहीं होगी. और अगर यहाँ पे भी रिजॉल्व नहीं हुई तो फिर यहाँ पे क्या होगा, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बन के वही सेम केस
जो यहाँ पे टीबी या नॉर्मल कॉफिंग का केस सॉल्व हो सकता था, वो केस एमडीआर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बन के सामने आता है। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है यहाँ पे। अगर हम ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को फोकस नहीं देंगे, इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, दिस क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम। यूपी ऑल्सो हैज द वर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विद 213 centers without electricity supply, 270 without regular water supply, and 459 without all-weather motorable approach roads. The states that have poor infrastructure based on same parameters include Jammu and Kashmir, Chhattisgarh, Odisha, Assam, and Uttarakhand. The ministry noted that public health and hospitals being a state subject. अब ये एक और बड़ा मुद्दा आता है, should health be transferred from the state list to concurrent list? This is another moot question. Union Health Minister said that under National Health Mission, financial and technical support is provided to the states and union territories to strengthen their healthcare systems, including support for recruitment of doctors on contract based on the requirements posed by them in their program implementation plans within their overall resource envelope. Ministry noted that measures to improve the availability of doctors through establishment of new government colleges and increase of seats at existing government medical colleges under a centrally sponsored scheme and rationalization of norms for government medical colleges in terms of faculty and land have been done. The number of MBBS seats have been increased by more than 29,000 in the past 5 years. नीट एग्जाम भी लाया गया है, आयुष्मान भारत और ये सब चीजें करी जा रही हैं। बट एक और क्वेश्चन आता है, इज देयर अ नीड फॉर ऑल इंडिया हेल्थ सर्विस ऑन द लाइंस ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज दैट वी वर टॉकिंग अबाउट? IAS IPS की तरह क्या ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज भी होनी चाहिए ताकि ओवरऑल हेल्थ स्टैंडर्ड इंडिया में इंश्योर किया जा सके? आर्टिकल 1 says that India, that is Bharat, is a union of states. We have got single citizenship. But why there is lack of parity in the state of health services between Bihar and Punjab, Haryana and Punjab, between Madhya Pradesh and UP for example, or between Tamil Nadu and Madhya Pradesh for example? उसको इंश्योर करने के लिए ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ को स्टेट सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से निकाल के कॉन्करेंट लिस्ट में लाना चाहिए या नहीं, ये सारे सुझाव बीच बीच में हम देखते रहते हैं, राइट? 1.5 lakh health sub centers and primary health centers were being transformed into health and wellness centers under Ayushman Bharat for provision of comprehensive primary care that includes preventive health care and health promotion at the community level with a continuum of care approach. Continuum of care approach होना चाहिए। जैसा हमने बताया कि एक सिटीजन हेल्थ कार्ड बनना चाहिए कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे क्या ट्रीटमेंट दिया गया था, कितने महीनों के लिए दिया गया था, फिर सेकेंडरी हेल्थ सेंटर पे पेशेंट्स को जो है पूरा रिकॉर्ड कंप्यूटर स्क्रीन पे अवेलेबल होना चाहिए, आधार कार्ड के थ्रू या फिर कोई और पेशेंट एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, ताकि ये जो स्पिल ओवर इफेक्ट है, स्लिपिंग थ्रू दी चेन, कॉन्टिन्यूम अप्रोच ना होने की वजह से कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में क्या उपचार दिया गया था, क्या मेडिसिन दी गई थी, इससे क्या है कि हमारे कंट्री में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है। पहले 250 mg की टैबलेट काम करती थी, अब 500 mg, अब 500 mg भी काम नहीं करती तो 1000 mg की टैबलेट्स लेनी पड़ रही हैं, राइट? तो ये चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी तो प्रॉब्लम हमारे लिए बढ़ सकती है। तो कॉन्टिन्यूम अप्रोच में भी और क्या फायदा होगा कि कितनी जो हेपेटाइटिस ए बी के जो इंजेक्शंस दिए गए हैं बी और सी के, या क्या क्या डायग्नोसिस किया गया है, वो सारा डिटेल्स जो है ऑनलाइन अवेलेबल होनी चाहिए कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर अप्रोच के तहत। और नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में कुछ ऐसा ही किया जा रहा है, प्रिवेंटिव एंड दिस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाने की बात की जा रही है। नाउ मणिपुर एंड JNK टॉप UAPA केसेस लिस्ट। तो जस्ट फॉर अवेयरनेस, more than 35% of the cases registered under stringent unlawful activities prevention act were recorded in Manipur, shows the NCRB data, National Crime Records data provided by Home Ministry in Rajya Sabha last week. तो ये थोड़ा सा ही डेटा, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। उत्तर प्रदेश 109 cases under UAPA, investigating agency can file a charge sheet in maximum 180 days after the arrests, and the duration can be extended further after intimating the court, after informing the court. तो that means यहाँ पे FIR चार्जशीट
जल्द से जल्द फाइल करने की जरूरत चार्जशीट नहीं होती. चार्जशीट जल्द से जल्द फाइल करने की कोई टाइम बाउंड रिक्वायरमेंट नहीं है. NCRB is yet to publish the crime report for 2018. The data reveals that though UP had recorded only 12% of the cases, UP topped the states in the number of arrests made. According to the rules, the competent authority in the Home Ministry or state government has to give sanction to file a charge sheet in 7 days after being approached by the investigating agency. So this was all in today's news analysis, guys. Thank you. Bye-bye.